हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 के फ्लैमिंगो की चैप्टर नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड करेंगे। अबाउट द ऑथर, Anish Jung was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. She received her education in Hyderabad and in United States of America. Her parents were both writers. Anish Jung began her career as a writer in India. She has been an editor and columnist for major newspapers in India and abroad and has authored several books. The following is an excerpt from her book titled Lost Spring Stories of Stolen Childhood. Here she analyzes the grinding poverty and traditions which condemn the children to a life of exploitation. लेखिका के बारे में। अनीस जूंग राउरकेला में जन्मी थी और उन्होंने अपना बचपन एवं किशोरावस्था हैदराबाद में बिताई। उन्होंने अपनी शिक्षा हैदराबाद एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई। उनके माता पिता दोनों लेखक थे। अनीस जंग ने भारत में लेखक के रूप में अपना करियर शुरू किया था। वे भारत एवं विदेश के बड़े अखबारों में संपादक एवं स्तंभ लेखिका रही है और उन्होंने कई किताबें भी लिखी है। प्रस्तुत पाठ उनकी पुस्तक लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से लिया गया है। यहाँ उन्होंने उस भयानक गरीबी एवं परंपराओं का विश्लेषण किया है जो इन बच्चों को शोषण से भरे जीवन की ओर धकेल देते हैं। नोटिस दिस एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट। टेक्स्ट में इन एक्सप्रेशन को ध्यान दीजिए। इन्फर द मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ में उनके मीनिंग को समझिए। लुकिंग फॉर का मतलब होता है ढूंढना। दूसरा है परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, दरिद्रता की स्थायी अवस्था। स्लॉग दियर डे लाइट आवर्स, दिन के समय कड़ी मेहनत करना। डार्क हटमेंट्स, अंधेरी झोपड़ियाँ। रूफ ओवर हिज हेड, सर पर छत। इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, बच्चे पर बोझ लाद देना। समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज, कभी कभी मुझे कूड़े कचरे में 1 रुपया मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस, आई आस्क साहेब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. तुम यह क्यों करते हो, मैं साहिब से पूछती हूँ जिससे मेरा सामना प्रत्येक सुबह होता है और जो मेरे पड़ोस में कूड़े कचरे के ढेर में सोने की खोजबीन करता रहता है। Sahib left his home long ago, said amidst the green fields of Dhaka, his home is not even a distant memory. साहिब ने अपना घर काफ़ी समय पहले छोड़ दिया था। ढाका के हरे भरे खेतों के बीच उसका घर अब दूर की स्मृति में भी नहीं है। There were many storms that swept away their fields and homes, his mother tells him. That's why they left looking for gold in the big city where he now lives. कई तूफान आए थे जो उनके खेतों एवं घरों को बहा कर ले गए, उनकी माँ उन्हें बतलाती है। इसी कारण वे छोड़कर आ गए सोने की तलाश करने बड़े शहर में जहाँ वह अब रहता है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। मेरे पास करने को कुछ काम नहीं है, वह दूसरी ओर देखते हुए उत्तर देता है। गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड। स्कूल जाया करो, मैं लापरवाही के साथ बोली, परंतु तुरंत यह महसूस किया कि मेरी यह सलाह उसके लिए कितनी बेकार और खोखली होगी। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। मेरे पास में घर के पास में कोई स्कूल नहीं है, जब वे स्कूल बना लेंगे तो मैं चला जाऊंगा। इफ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। यस, ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। अगर मैं एक स्कूल चालू करूं तो क्या तुम आओगे, मैं थोड़े मजाक के साथ पूछा। हाँ, वह कहता है और खुलकर मुस्कुराता है। कुछ दिनों बाद में A few days later I see him running up to me, is your school ready? कुछ दिनों बाद मैं उसे मेरे पास दौड़ कर आते हुए देखती हूँ। क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है? It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant
but promises like mine abound in every corner of his bleak world. स्कूल बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। मैं असमंजस में उत्तर देती हूँ, एक ऐसा वचन करने के कारण जिसे पूरा करने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन मेरे जैसे वादे उसकी नीरस एवं निराशापूर्ण जिंदगी के हर कोने में भरे पड़े रहते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। महीनों तक उसे जाने के बाद मैं उसका नाम पूछती हूँ। साहिब आलम, ही अनाउंसेज। He does not know what it means. If he knew its meaning, Lord of the Universe, he would have a hard time believing it. वह नहीं जानता उसका क्या तात्पर्य होता है। अगर वह इसका अर्थ जाने, संसार का मालिक, तो उसे विश्वास करने में बड़ी कठिनाई होगी। Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. Over the months, I have come to recognize each of them. अपने नाम के अर्थ से अनजान रहते हुए वह अपने दोस्तों के साथ गलियों में भटकता रहता है, नंगे पैरों वाली सड़कों की फौज, लड़कों की फौज जो सुबह के पक्षियों की भांति आ जाती है और दोपहर तक गायब हो जाती है। इतने महीनों के बाद मैं उन्हें पहचानने लगी हूँ, हर लड़के को। Why weren't you wearing चप्पल्स? I asked one. तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते? मैंने एक से पूछा। My mother did not bring them down from the shelf. He answered simply. मेरी माँ उन्हें चप्पलों को अलमारी से या सेल्फ से नीचे नहीं उतारती, उसने बड़ी सरलता से जवाब दिया। Even if she did, he will throw them off. Adds another who is wearing shoes that do not match. अगर उसकी माँ उतार भी दे तो भी यह उन्हें फेंक देगा, दूसरे लड़के ने बताया जिसने बेमेल जूते पहन रखे थे। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. जब मैं इस पर टिप्पणी करती हूँ तो वह अपने पैरों को इधर उधर घसीटता है और कुछ भी नहीं कहता है। मुझे जूतों की आवश्यकता है, तीसरा लड़का कहता है, जिसके पास जिंदगी भर से जूते नहीं रहे। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. It is not lack of money but a tradition to stay barefoot is one explanation. I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. देश भर में घूमते हुए मैंने बच्चों को नंगे पैर चलते देखा है। शहरों में, गांव की सड़कों पर ऐसा पैसों की कमी के कारण नहीं, बल्कि नंगे पैर रहना एक परंपरा है। यह एक स्पष्टीकरण है। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या यह एक बहाना मात्र है, गरीबी की एक स्थायी स्थिति को समझाने का। I remember a story a man from Udupi once told me. As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. मुझे कहानी याद आती है जिसमें उडुपी के एक व्यक्ति ने एक बार मुझे सुनाई थी। एक छोटे लड़के के रूप में वह एक पुराने मंदिर के पास से गुजर कर स्कूल पहुंचता था जहां उसके पिता पुजारी थे। वह मंदिर पर थोड़े समय के लिए रुकता था और जूतों की एक जोड़ी के लिए प्रार्थना करता था। 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. In the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. 30 वर्ष बाद मैं उसके नगर तथा उसके मंदिर में गई जहां अब खालीपन एवं उजाड़ का वातावरण था। पिछवाड़ में जहां अब नया पुजारी रहता था वह लाल एवं सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियां थी। A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed. एक लड़का जिसने दूसरे रंग का वर्दी, जुराबे तथा जूते पहन रखे थे, हाँफता हुआ आया और उसने अपना स्कूल का थैला सिमट जाने वाले पलंग पर फेंक दिया।
Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. The goddess had granted his prayer. Young boys like the son of the priest now wore shoes, but many others like the rake pickers in my neighborhood remained shoeless. लड़के की ओर देखते हुए मुझे दूसरे लड़के की प्रार्थना याद आई जो उसने देवी माँ से की थी जब उसे अंत में जूते प्राप्त हो गए थे। मैं इन्हें कभी न खोऊं। देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। वर्तमान पुजारी के पुत्र के जैसे लड़के अब जूते पहनते थे, किंतु कई अन्य जैसे मेरे पड़ोस में कचरा बीनने वाले लड़के आज भी जूतों के बिना ही हैं। My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it metaphorically. नंगे पैर कचरा बीनने वालों से मेरा परिचय मुझे सीमापुरी ले जाता है, जो दिल्ली की सीमा पर है, लेकिन अन्य प्रकार से यह दिल्ली से मीलों दूर है। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. Sahib's family is among them. Simapuri was then a wilderness. It still is, but it is no longer empty. जो लोग यहाँ रहते हैं वे अवैध रूप से सरकारी भूमि पर कब्जा जमाए बैठे हैं। ये बांग्लादेश से 1971 में आए थे। साहेब का परिवार भी इन्हीं में से एक है। तब सीमापुरी एक उजाड़ स्थान था, अभी भी यह ऐसा ही है, किंतु अब यह खाली नहीं है। In a structure of mud with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage or running water, live 10,000 rag pickers. मिट्टी से बने मकानों में जिन पर टीन तथा त्रिपालों की छतें हैं, जो गंदे पानी के निकास, जमीन के अंदर गंदगी ले जाने वाले पाइपों की व्यवस्था अथवा पीने योग्य नल के पानी की व्यवस्था से रहित है, 10,000 कचरा बीनने वाले लोग रहते हैं। They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters lists and enable them to buy grain. ये लोग 30 से भी अधिक वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, बिना किसी पहचान के, बिना आज्ञा पत्र के, किंतु राशन कार्ड के सहित, जिनसे उनके नाम मतदाता सूची में शामिल हो जाते हैं और उन्हें अनाज खरीदने में समर्थ बना देते हैं। Food is more important for survival than an identity. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. भोजन जीवन के लिए अधिक आवश्यक होता है पहचान की अपेक्षा। अगर दिन के अंत में हम अपने परिवार वालों को भोजन खिला सकते हैं और बिना पेट में दर्द के सो सकते हैं, तो हम यहाँ रहना चाहेंगे बजाय उन खेतों पर जो हमें अनाज नहीं देते थे। Say a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. ऐसा औरतों के एक समूह का कहना है जो फटी पुरानी साड़ियाँ पहने हैं जब मैं उनसे पूछती हूँ कि उन्होंने हरे भरे खेतों तथा नदियों वाली ज़मीन को क्यों छोड़ दिया था। Wherever they find food, they pitch their tents that became transit homes. Children grow up in them, becoming partners in survival, and survival in Simapuri means rag picking. Through the years, it has acquired the properties of a fine art. Garbage to them is gold. जहाँ भी उन्हें भोजन मिल जाता है वे अपना तंबू वहीं गाड़ देते हैं, जो उनके अस्थायी घर बन जाते हैं। बच्चे इनमें बड़े होते हैं और जिंदा रहने में भागीदार बनते हैं। और सीमापुर में जिंदा रहने के मायने हैं कचरा बीनना। वर्षों की अवधि में कचरा बीनना एक ललित कला का कलेवर ग्रहण कर चुका है। कचरा उन लोगों के लिए स्वर्ण अर्थात सोना होता है। It is their daily bread, a roof over their heads, even if it is a leaking roof, but for a child it is even more. यह कचरा उनकी रोजाना की रोटी, उनके सिरों पर एक छत, फिर यह टपकने वाली छत ही क्यों न होता है, लेकिन एक बच्चे के लिए
के लिए यह इससे भी कुछ अधिक होता है। I sometimes find a rupee even a 10 rupee note, साहेब says, his eyes lighting up. मुझे कभी कभी 1 रुपये मिल जाता है, यहाँ तक कि 10 रुपये का नोट भी, साहिब कहता है और उसकी आंखों में चमक जाग उठती है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. For the children, it is wrapped in wonder. For the elder, it is a means of survival. जब आपको कचरे के ढेर में चांदी का एक सिक्का मिल जाता है तो आप छानबीन बंद नहीं कर देते हैं, क्योंकि और अधिक पाने की उम्मीद जो रहती है। ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कचरे का एक अलग ही अर्थ होता है। उनके माता पिता के लिए अर्थ की तुलना में बच्चों के लिए कचरा आश्चर्य में लिपटी चीज़ होता है, बड़ों के लिए यह जिंदा रहने का साधन होता है। One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. सर्दी की एक सुबह में साहेब को पड़ोस के क्लब के बाड़ लगे दरवाजे के पास खड़ा देखती हूँ, जो सफ़ेद वस्त्र पहने हुए 2 युवकों को टेनिस खेलते देख रहा है। I like the game, he hums, content to watch it standing behind the fence. मैं इस खेल को पसंद करता हूँ, वह गुनगुनाकर बोलता है तथा वह इसे बाड़ के पीछे खड़े रहते हुए देखकर ही संतुष्ट है। I go inside when no one is around, he admits. The gatekeeper lets me use the swing. मैं अंदर चला जाता हूँ जब कोई भी आसपास नहीं होता है, वह स्वीकार करता है। द्वारपाल मुझे झूला काम में लेने देता है। Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. साहेब भी टेनिस के जूते पहने हुए हैं जो उसके रंग उड़ चुकी कमीज तथा निकर के साथ अटपटे दिखाई देते हैं। किसी ने मुझे ये जूते दिए हैं, वह स्पष्टीकरण के रूप में कहता है। The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them. यह तथ्य यह है कि ये किसी धनाढ्य लड़के के ठुकराए हुए जूते थे, जिसने शायद इन्हें पहने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि किसी एक जूते में छिद्र हो गया था। Does not bother him. साहेब को इससे कोई परेशानी नहीं। For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. क्योंकि किसी एक जूते में नंगे पैरों से चलने वाले एक व्यक्ति के लिए छिद्र वाले जूते भी किसी सपने से सच हो जाने से कम नहीं होते। But the game he is watching so intently is out of his reach. लेकिन जिस खेल को वो इतने ध्यान से देख रहा है वह उसकी पहुंच से बाहर है। This morning साहेब is on his way to the milk booth. इस सुबह साहेब दूध के बूथ की ओर जा रहा है। In his hand is a steel canister. I now work in a tea stall down the road. उसके हाथ में एक स्टील का कनस्तर है। अब मैं उधर सड़क पर चाय की एक थड़ी पर काम करता हूँ। He says, pointing in the distance, I am paid 800 rupees and all my meals. Does he like the job? I ask. His face, I see, has lost the carefree look. The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. The bag was his. The canister belongs to the man who owns the tea shop. Sahib is no longer his own master. वह दूर की ओर इशारा करते हुए बोलता है, मुझे 800 रुपये तथा सभी वक्त का भोजन मिलता है। क्या उसे काम पसंद है? मैं पूछती हूँ। मैं देखती हूँ कि उसके चेहरे ने निश्चिंतता का भाव खो दिया है। स्टील का कनस्तर उस प्लास्टिक के थैले से अधिक भारी
प्रतीत होता है जिसे वह अपने कंधों पर इतनी आसानी से ढोया करता था। वह थैला उसी का था, कनस्तर उस व्यक्ति का है जो चाय की दुकान पर स्वामित्व रखता है। साहेब अब स्वयं का मालिक नहीं रहा। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेज। मुकेश स्वयं को स्वामी होने पर जोर देता है। मैं एक मोटर सुधारने वाला मिस्त्री बनूंगा, वह घोषणा करता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। क्या तुम्हें कारों के बारे में कुछ पता है, मैं पूछती हूँ। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आईज। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक ए मिराज एम्ब्रिश द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स that fill his town Firozabad, famous for its bangles. उसका सपना मृग मरीचा की भांति फिरोजाबाद नामक उसके शहर की गलियों से भरी धूल के बीच अस्पष्ट दिखाई देता है। यह शहर यहाँ की चूड़ों के लिए प्रसिद्ध है। Firozabad, famous for its bangle. Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations without working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. यह शहर यहाँ की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार चूड़ियाँ बनाने में लगा है। यह भारत के कांच को आकार प्रदान करने वाला उद्योग का केंद्र है। यहाँ के परिवारों ने कई पीढ़ियाँ भट्टियों के चारों ओर काम करते हुए, कांच जोड़ते हुए तथा देश की सभी औरतों के लिए चूड़ियाँ बनाते हुए बिता दिए हैं, ऐसा लगता है। मुकेश फैमिली इज अमंग देम। मुकेश का परिवार उनमें से एक है। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperature. कोई नहीं जानता कि उस जैसे बच्चों के लिए ऊंचे तापक्रम वाली भट्टियों में, गंदी अंधेरी कोठरियों में जहां हवा एवं रोशनी का अभाव है, काम करना गैर कानूनी है। In dingy cells without air and light, that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. जहाँ हवा एवं रोशनी का अभाव है, काम करना गैर कानूनी है। अगर कानून को लागू किया जाए तो वह उसे तथा उन सभी 20,000 बच्चों को गर्म भट्टियों से बाहर निकलवा सकता है जहाँ वे दिन का समय कड़ी मेहनत करते हुए गुजारते हैं। Often losing the brightness of their eyes, प्राय अपनी आंखों की चमक खो देते हैं। मुकेश eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. मुकेश की आंखें प्रसन्नता से चमक उठती है जब वह मुझे उसके घर ले जाने की स्वेच्छा प्रकट करता है, जिसके लिए वह गर्व से कहता है कि उसे पुनः बनाया जा रहा है। We walk down stinking lanes choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. हम दुर्गंध से भरे, कचरे से अटी पड़ी गलियों में चलते हैं, उन घरों के पास जो टूटी हुई दीवारों वाली गंदी झोपड़ियाँ ही हैं, जिनके दरवाजे डगमगाने वाले हैं, जो खिड़कियों से रहित है, जिनमें मनुष्य एवं जानवरों के परिवार आदिम युग की भांति साथ साथ जीते हैं। He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open. वह ऐसे ही एक घर के दरवाजे पर रुकता है, अपने पैर से डगमग करते लोहे के दरवाजे पर धक्का मारता है और उसे धकेल कर खोल देता है। We enter a half-built shack. In one part of it, thatched with dead grass, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. हम एक अर्धनिर्मित कुटिया में प्रवेश करते हैं।
इसके एक हिस्से में जो सूखी घास के छप्पर से ढका है, लकड़ी से जलने वाला चूल्हा है जिस पर एक बड़ा बर्तन रखा है जिसमें छन छन की आवाज़ के साथ पालक की पत्तियां उबल रही है। On the ground, in large aluminium platters, are more chopped vegetables. A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. Through eyes filled with smoke, she smiles. She is the wife of Mukesh's elder brother. Not much older in years, she has begun to command respect as the Bahu, the daughter in law of the house, already in charge of three men, her husband Mukesh and their father. जमीन पर बड़ी एल्यूमिनियम की थालियों में और कटी हुई सब्जियां रखी है। एक पतली दुबली युवती सारे परिवार के लिए शाम का भोजन पका रही है। धुएं से भरी आंखों से वह मुस्कुराती है। वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। अधिक उम्र की न होते हुए भी अपने परिवार की बहू के रूप में सम्मान प्राप्त करना शुरू कर दिया है। पहले से ही उस पर तीन लोगों, उसका पति मुकेश तथा उसके पिता की जिम्मेदारी है। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. As custom demands, daughter in law must veil their faces before male elders. In this case, the elder is an impoverished Bengal maker. अब अधिक उम्र का व्यक्ति घर में प्रवेश करता है तो वह आहिस्ता से टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है और अपना घूंघट अपने चेहरे के निकट ले आती है। जैसा कि प्रथा है, बड़ी उम्र के पुरुषों के समक्ष बहुओं को अपने चेहरे घूंघट से ढक लेने होते हैं। इस मामले में बड़ी उम्र का पुरुष एक शक्तिहीन एवं कंगाल चूड़ी बेचने वाला है व्यक्ति है। Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his two sons to school. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. वर्षों तक की लंबी मेहनत के बावजूद पहले एक दर्जी के रूप में तथा फिर एक चूड़ी बनाने वाले के रूप में वह अपने घर की मरम्मत कराने में असफल रहा है तथा अपने दो पुत्रों को स्कूल नहीं भेज सका है। केवल वह उन्हें वही सब सिखा पाया जो वह स्वयं जानता है, चूड़ियाँ बनाने की कला। It is his karm, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. यह इसकी नियति है, मुकेश की दादी बताती है, जिसने चूड़ियों के कांच की पॉलिश करने से उड़ती हुई धूल से अपने पति को अंधा होते हुए देखा है। Can a God-given lineage ever be broken? She implies. Born in the caste of bangles maker, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in Firozabad. क्या ईश्वर प्रदत्त वंश परंपरा को तोड़ा जा सकता है? उसका मतलब है चूड़ी बनाने वालों की जाति में पैदा होकर उन्होंने चूड़ियों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देखा है। घर में, अहाते में, प्रत्येक दूसरे मकान में, प्रत्येक दूसरे अहाते में, फिरोजाबाद की प्रत्येक गली में। स्पाइरल्स ऑफ bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink purple, every color born out of the seven colors of the rainbow lie in mounds in unkempt yards, are piled on four-wheeled hand carts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. चूड़ियों के मालनुमा बंडल, चमकदार सुनहरे, धान जैसे हरे, नीले, गुलाबी, बैंगनी, इंद्रधनुष के 7 रंगों से जन्मे प्रत्येक रंग वाले बिना संवरे अहाते में बड़े बड़े ढेरों में पड़े होते हैं। 4 पहियों वाली हाथ गाड़ियों में ढेर लगे होते हैं जिन्हें झोपड़ियों के इस शहर की संकरी गलियों में युवा लोग धकेलते हैं। And in dark hutments, next to lines of flames of flickering oil lamps, sit boys and girls with their fathers and mothers, welding pieces of colored glass into circles of bangles. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. That is why they often end up losing their eyesight before they become adults.
और अंधेरी झोपड़ियों में टिमटिमाते दीपकों की ज्वालाओं की पंक्तियों के आगे लड़के लड़कियां अपने माता पिताओं के साथ बैठे होते हैं, रंगीन कांच के टुकड़ों को चूड़ियों को गोलाकार आकृतियों में जोड़ते हुए। उनकी आंखों का समायोजन बाहर की रोशनी की अपेक्षा अंधेरे के साथ अधिक रहता है, इसीलिए वे प्राय अपनी आंखों की रोशनी जवान होने से पहले ही खो देते हैं। Savita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass. As her hands move mechanically like the tongues of a machine, I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. It symbolizes an Indian woman's suhag, auspiciousness in marriage. सयुता एक भद्दी गुलाबी ड्रेस में एक बुजुर्ग महिला के पास बैठी है और कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है। जब उसके हाथ मशीन की चिमटों की भांति यांत्रिकता के साथ चलते हैं तो मुझे आश्चर्य होता है कि क्या उसे पता है इन चूड़ों की पवित्रता क्या होती है जिन्हें बनाने में वह मदद कर रही है। यह एक भारतीय स्त्री के सुहाग का प्रतीक है, जिसका अर्थ है वैवाहिक जीवन में शुभत्व। It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna, and red bangles rolled onto her wrist. She will then become a bride like the old woman beside her who became one many years ago. She still has bangles on her wrist, but no light in her eyes. एक दिन अचानक उसे मालूम होगा जब उसका सिर लाल रंग के घूंघट से ढका होगा, उसके हाथ मेहंदी से लाल रंगे होंगे और लाल रंग की चूड़ियाँ उसकी कलाइयों पर सरका दी जाएगी। तब वह एक दुल्हन बन जाएगी, उस वृद्ध औरत के समान जो उसके पास बैठी है, जो कई वर्षों पूर्व ऐसे ही दुल्हन बनी थी। उसकी कलाई पर अभी भी चूड़ियाँ हैं, लेकिन उसकी आंखों में चमक नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, सी सेज इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। एक बार भी शेर भर खाना नहीं खाया, वह आनंद रहित स्वर में कहती है। सी हैज़ She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That's what she has reaped. Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. All I have done is make a house for the family to live in. वह उसने पूरे जीवन काल में एक बार भी भरपेट भोजन का मजा नहीं उठाया है। यही फसल उसने काटी है। उसका पति, एक वृद्ध व्यक्ति जिसकी लहराती हुई दाढ़ी है, कहता है, मैं चूड़ियों के अलावा और कुछ भी नहीं जानता। मैं इतना ही कर पाया हूँ कि मैंने परिवार के रहने हेतु घर बना लिया है। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. उसकी बात सुनकर किसी व्यक्ति को आश्चर्य हो सकता है कि क्या उसने वो पा लिया है जो अन्य कई लोग अपने जीवन काल में प्राप्त करने में असफल रहते हैं, उनके सिर पर एक छत जो है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. The young men echo the lament of their elders. Little has moved with time, it seems. In Firozabad, years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. चूड़ियाँ बनाने के काम को करते रहने के अलावा कुछ भी अन्य कार्य करने हेतु धन का अभाव होने, खाने को भी पर्याप्त पैसा न होने के दुख की कराहट हर घर में गूंजती है। जवान लोग अपनों से बड़ों के विलाप को दोहराते हैं। ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद में समय के साथ कुछ नहीं बदला है। वर्षों की चेतना शून्य कर देने वाली मेहनत ने पहल करने की सारी क्षमता तथा सपना देखने के सामर्थ्य को भी मार दिया है। Why not organize yourselves into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. आप लोग सहकारिता में संगठित क्यों नहीं हो जाते? मैं युवकों के एक समूह से पूछती हूँ जो इन बिचौलियों के कुचक्र में फंस गए हैं, जिन्होंने उनके पिताओं तथा पूर्वजों को फांस लिया था। Even if we get organized, we are the ones
who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. अगर हम संगठित हो भी जाते हैं तो हमें ही पुलिस के द्वारा घसीट लिया जाएगा, पीटा जाएगा तथा जेल में डाल दिया जाएगा किसी गैर कानूनी कार्य को करने के अपराध में। जैसे वे बताते हैं, देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पायरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपाथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। उन लोगों के बीच कोई मार्गदर्शक नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उन्हें भिन्न प्रकार से देखने में मदद कर सके। उनके पिता इतने थके हुए हैं जितने वे स्वयं। वे अंतहीनता के साथ उत्तरोत्तर बोलते चले जाते हैं, गरीबी से उदासीनता, उदासीनता से लालच तथा अन्याय के बारे में। Listening to them, I see two distinct worlds, one of the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. उनकी बातें सुनकर मुझे दो दुनिया स्पष्ट दिखाई देती है। एक परिवार की दुनिया जो गरीबी के जाल में फंसी है तथा जन्म की जाति के कलंक से दबी है। The other a vicious circle of the sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politician. दूसरी दुनिया है साहूकारों की, बिचौलियों की, पुलिस वालों की, कानून को लागू करने वालों, नौकरशाहों तथा राजनेताओं के कुचक्कर की दुनिया। Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. दोनों ने मिलकर बच्चे पर ऐसा बोझ ला दिया है जिसे वह उतार नहीं सकता। Before he is aware, he accepts it as naturally as his father. एहसास होने से पूर्व ही वह इसे उतने ही स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेता है जितने स्वाभाविक रूप से उसके पिता ने स्वीकार कर लिया था। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। इसके अलावा कुछ और करना चुनौती देना हो जाएगा। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और चुनौती देना उनके बड़ा होने का हिस्सा नहीं है। When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. I want to be a motor mechanic, he repeats. He will go to a garage and learn, but the garage is a long way from his home. I will walk, he insists. जब मैं मुकेश में इस बात की क्षणिक चमक देखती हूँ तो मैं खुश हो जाती हूँ। मैं एक मोटर सुधारने वाला मिस्त्री बनना चाहता हूँ, वह दोहराता है। वह किसी गैराज में जाएगा और काम सीख लेगा, लेकिन गैराज उसके घर से दूर है। मैं पैदल चलूँगा, वह जोर देकर कहता है। डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन? ही इज़ सडनली साइलेंट। क्या तुम्हें प्लेन उड़ाने का भी सपना रखते हो? वह अचानक चुप हो जाता है। नो ही सेज, नहीं, वह कहता है, स्टेरिंग एट द ग्राउंड की तरफ, जमीन की तरफ घूरते हुए। इन हिज स्मॉल मर्मर देर इज एन एम्बेरसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। जमीन उसकी छोटी सी गुनगुनाहट में एक लज्जा का भाव है जो अभी पश्चाताप में परिवर्तित नहीं हुआ है। वह कारों का सपना देखकर ही संतुष्ट है जिन्हें वह अपने ऊपर अपने शहर की गलियों में तेज गति से दौड़ता हुआ देखता है। मुश्किल से ही कोई वायुयान फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ते हैं। अब हम इसकी सीक्वेंस वाइज वर्ड मीनिंग पढ़ लेते हैं, इससे चैप्टर को समझने में आसानी हो जाएगी। गार्बेज कूड़ा कचरा, एनकाउंटर मिलती हूँ, स्क्राउजिंग खोजबीन करते हुए, डम्प्स ढेर, एम्डिस्ट के बीच में, स्वेप्ट अवे बहा ले गए, मटर्स बुदबुदाता है, अस्पष्ट बोलता है, ग्लिबली लापरवाही के साथ, होलो अर्थहीन या खोखली, हाफ जोकिंग थोड़ा सा मजाक, ब्रॉडली खुलकर, एम्बेरेस्ड असमंजस में, ब्लीक नीरस एवं निराशापूर्ण, अनाउंसेंस जोर से बोलता है, यूनिवर्स विश्व, रोम्स इधर उधर भटकता है, बेरफुट नंगे पाँव, सेल्फ ताक, सफल्स इधर उधर घसीटता है, ओन्ड स्वामित्व रखता है, ट्रेडिशन परंपरा रीति रिवाज,
एक्सक्यूज बहाना, परपेचुअल स्थाई, प्रीस्ट पुजारी, ड्राउंड डूबा हुआ, डिसोलेशन खालीपन या उजाड़, पेंटिंग हाँफता हुआ, रैग पिकर्स कचरा उठाने वाले या इकट्ठा करने वाले, एक्वेंटेंस जान पहचान, पेरीफरी सीमा, मेटाफरिकली अन्य प्रकार से, स्क्वेटर्स कब्जाधारी या कब्जा करने वाले, वाइल्डरनेस उजाड़ या सुनसान जगह, स्ट्रक्चर्स घर या झोपड़ियाँ, सोएज गंदे पानी का निकास, ड्रेनेज जमीन के अंदर गंदे पानी आदि की पाइपों की व्यवस्था, रनिंग वाटर नलों से मिलने वाला पीने योग्य पानी, आइडेंटिटी पहचान, परमिट्स आज्ञा पत्र, सर्वाइवल जीवन, एकिंग दर्द करता हुआ, टैटर्ड फटा हुआ या चिथड़ा, पिच गाड़ देते हैं, ट्रांजिट अस्थाई, प्रपोशंस आकार या कलेवर, फाइन आर्ट ललित कला, लाइटिंग अप चमक उड़ती हुई, रैप लिपटा हुआ, फेंस्ड बाड़ लगाया हुआ, हम्स गुनगुनाना, कंटेंट सेटिस्फाइड संतुष्ट, डिस्कार्डेड त्यागते हुए छोड़ते हुए, इंटेंटली ध्यान से, केयरफ्री आज़ाद, इंसेस जोड़ देता है, लूम्स अस्पष्ट किंतु विशाल आकार में दिखाई देता है, मिराज मृग मरीचिका अर्थात भ्रम, ग्लास ब्लोइंग कांच को आकार देना, फर्नेसेस भट्टियाँ, वेल्डिंग जोड़ना, इलीगल गैर कानूनी, डिंजी गंदी एवं अंधेरी, सेल्स कोठरियाँ, स्लॉग मेहनत करते हैं, बीम चमकने लगती है, वॉलंटियर्स स्वेच्छा से प्रकट करना, स्टिंकिंग बदबूदार, होवेल्स टूटी फूटी झोपड़ियाँ, वोबली डगमगाते हुए, को एग्जिस्टिंग साथ साथ रहना, प्राइमीवल आदिकालीन, बैंग्स ठोकर मारता है, शैक कुटिया, थैस्ड फूस घास फूस का छप्पर, सिजलिंग छन छन की ध्वनि के साथ उबलता हुआ, फ्रेल कमजोर, वेल घूंघट, इम्पावरिस्ट कंगाल एवं शक्तिहीन, रिनोवेट मरम्मत कराना, डेस्टिनी भाग्य, लिनीज वंश परंपरा, इम्प्लाइज अर्थ लगाना, स्पाइरल्स घेरे मालाओं के रूप में चूड़ियों के गुच्छे, माउंट्स ढेर, अनकैम्प्ड बिना संवारे, पाइल्ड ढेर के रूप में, शैंटी झोपड़ियों से भरे, हटमेंट्स झोपड़ियाँ, फ्लिकरिंग टिमटमाते हुए, फ्लेम्स ज्वालाएँ, ड्रेब नीरस, सोल्डरिंग टांका लगाते हुए, सैंक्टिटी पवित्रता, ऑस्पिशियसनेस शुभ होना, ड्रेप्ड लिपटा हुआ, ड्रेन्ड रहित, रिंग्स सुनाई देता है, इको दोहराते हैं, लैमेंट विलाप करना, माइंड नमिंग चेतना शून्य करने वाला, टॉयल मेहनत, इनिशिएटिव पहल करने की क्षमता, कोऑपरेटिव सहकारिता, विशेष सर्कल कुचक्र, मिडिलमैन बिचौलिए, ट्रैप्ड फंसा लिया, होल्ड अप घसीट ले जाएंगे, अपैथी उदासीनता, वेब जाल, स्टिग्मा कलंक, बैगेज बोझ, ध्येय चुनौती देना, एम्बेरसमेंट शर्मिंदगी, कंटेंट संतुष्ट, हर्टलिंग डाउन तेजी से दौड़ते हुए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।